बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं एसडी मुनी सर का। पूर्व राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार हैं। मुनी सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जो कि प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस जेएनयू से। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर, गुड इवनिंग आपका भी हमारे शो पर। मुनी सर, चर्चा की शुरुआत आपसे। ये यकायक ऐसा क्या हुआ? हालांकि यूक्रेन जो है वो रशिया में पुश इनटू रशिया की जो कोशिश है वो कर रहा था, वो लगभग एक हफ्ते से कर रहा था, और हम देख रहे थे कि उसका एग्रेशन उस तरफ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये जो 9/11 टाइप ड्रोन हमला हुआ है, आपको लगता है सर कि ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है? और अगर ये है एक महत्वपूर्ण पड़ाव, तो इसकी परिणति किस ओर है? यहां से एक नया मोर्चा खुल रहा है या निर्णायक स्थिति की तरफ जा रहा है युद्ध सर? देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं समझता हूँ कि ये ड्रोन अटैक के दो कारण हैं। एक तो ये कि अमेरिका ने बड़े मॉडर्न ड्रोन्स यूक्रेन को सप्लाई किए हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन ने जो किया है वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। जो टेरिटरीज रूस के पास है वो इस तरह के अटैक से वापस नहीं जाएगी, और उससे जो यूक्रेन टेरिटरी लूज कर चुका है उसको वापस लेने में कोई मदद उसको नहीं मिलेगी। जो दूसरी बात, दूसरा रिएक्शन उसका होगा जो हो रहा है अभी, कि उसका एक बहुत मैसिव रिटेलिएशन रूस की तरफ से होगा, क्योंकि रूस इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि यूक्रेन को कोई भी साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो। देखिए, असल में ये बात सिर्फ यूरोप और रूस के बीच की नहीं है। हम लोग यूक्रेन और रूस के बीच की नहीं है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इसके पीछे अमेरिका और यूरोप और खास तौर से नेटो का समर्थन है, और उसी वजह से नेटो और यूएस चाहते हैं कि रूस कहीं न कहीं कमजोर हो जाए, बिखर जाए, पुतिन की क्रेडिबिलिटी कम हो। उसके लिए वो यूक्रेन को एक ढाल बनाकर या मुखौटा बनाकर इस लड़ाई को जारी रखेगा, जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इसके इंडिकेशंस साफ तौर से जब मोदी जी अभी यूक्रेन में थे तब भी नजर आए थे। अगर आप यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का एक स्टेटमेंट देखें तो उसमें साफ उन्होंने कहा था कि जो हिंदुस्तान कर रहा है उससे हमारी वॉर इकोनॉमी को भी मदद मिलेगी, आप अगर हमारे साथ सहयोग करोगे तो। और आप तेल के मामले में रूस के साथ सहयोग कर रहे हो, उसका तेल खरीद रहे हो, उससे रूस की वॉर इकोनॉमी को भी मदद मिल रही है। उसमें कहीं ये इंडिकेशन नहीं था कि यूक्रेन पीस के लिए तैयार है। और मेरे समझ में यूक्रेन चाहे तो भी उसको पीस नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि जो बड़ा वॉर है, यूएस यूरोप एक तरफ, यूएस नेटो एक तरफ और रूस एक तरफ, इनके आपस में कोई समझ नहीं होती या कोई डिसाइसिव इसका फैसला नहीं होता, जिसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ऑलराइट सर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, अब स्वाभाविक है कि रशिया का रिटेलिएशन भी हम देख रहे हैं। सोमवार के ही दिन 200 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन पर दागे गए हैं। ख़ास तौर से जो एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं नेशन वाइड यूक्रेन में, उनको टारगेट किया जा रहा है। 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। खबर ये भी आ रही है कि जो नाटो मेंबर है पोलैंड, उसकी एयर स्पेस में भी ड्रोन गए हैं। ये कौन सा मोड़ आ गया है सर, और इसका मतलब क्या है? क्यों ये हो रहा है और आगे क्या होगा? देखिए, 6 अगस्त को जो कुस्क के इलाके में यूक्रेन की सेना घुसी और कम से कम 2 सेटलमेंट्स को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, तो उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि इसका एक वर्दी रिस्पॉन्स रूस देगा ही। तो ये जो 100 से ऊपर जो कहा जा रहा है मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं इस अटैक में, ये तो एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर उसमें मुझे लगता है कि मीडिया में आज इसको 9/11 से कंपेयर करा जा रहा है। मुझे लगता है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि वो 9/11 जो अटैक हुआ था वो बहुत ही अलग तरह का था। वो टेररिस्ट की तरफ से हुआ था, और उसमें कुल करीब 3,500 लोग उसमें मरे थे, और सैकड़ों लोग तो उस 2 जहाजों में थे जो ट्रेड टावर से टकराए थे। और उसके बाद एक ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म शुरू हुआ था। तो ये कंपैरिजन मिसप्लेस्ड है, और उससे मुझे लगता है कि रूस को ही और अच्छा लेजिटिमाइज करेंगे हम कि उनके और अटैक हो सकते हैं, क्योंकि ये 9/11 से उसको कंपेयर किया जा रहा है। पहली बात तो ये।
दूसरा ये आप देखें कि रूस से जितने भी अब अटैक हो रहे हैं, खासकर हाल ही में जो अटैक हो रहे हैं, उसमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी उनके जो जल संसाधन हैं, या रेलवे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी है, उन सब पे अटैक करने की कोशिश है, ये दिखाने के लिए कि कितना प्रिसाइजली रशिया अटैक कर सकता है, और वो ज्यादा डैमेज भी हो सकता है। अभी 4 या 5 लोग या मैक्सिमम 13 लोग मरने की बात हो रही है, ये जो 100 से ऊपर मिसाइल और ड्रोन्स की अटैक जिसकी बात हो रही है। तो ये लगातार कोशिश है कि एक संदेश दिया जाए, और उसमें आप देखें राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद ही हाल ही में जून में शायद कहा था कि पहले से ही यूक्रेन की जो आपने, क्योंकि बिजली उत्पाद की बात की, तो आधा मतलब 50% बिजली उत्पाद की जो हैसियत है, काबिलियत है, वो खत्म हो चुकी है रूस के अलग अलग हमलों में। तो रूस का ये एक तरह से कोशिश है कि किस तरह से संदेश भेजा जाए कि वो बड़ी ताकत है, वो सुपर पावर है, और यूक्रेन को अपनी जो हदें हैं उनको समझना चाहिए। और उसी के चलते आप देखें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये प्रार्थना की, एक तरह से रिक्वेस्ट किया है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को कि उनको लॉन्ग रेंज वेपन्स, जो दूर, जिनकी दूरी तक मार हो सकती है, उस तरह का हथियार दें, और ये उसके साथ उसको परमिशन भी दें एक तरह से कि वो डीप इनसाइड, मतलब रूस के अंदर जाकर दूसरे दूर दराज शहरों पर भी अब अटैक कर सके। तो ये युद्ध का कह सकते हैं कि और ये जटिल होता हो, मुश्किल होता हो, एक तरह से नया अध्याय शुरू होता है 6 अगस्त से। हालांकि आप देखें कल या परसों ही करीब 115 प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी एक्सचेंज हुए थे कतर की वजह से। कायरो में बातचीत चल रही है, तो बातचीत भी साथ में चल रही है, पर ये हाल ही में जो पिछले 10 दिन में हुआ है, उससे मुझे लगता है कि ये युद्ध को खत्म करने की जो कोशिश है उसमें और चुनौतियां होंगी और मुश्किल होगी उसमें। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि यूक्रेन कहता आया कि साहब हमें लॉन्ग रेंज वेपन दीजिए आप, ताकि हम डीप इनटू रशिया हमला कर सकें। इंटरेस्टिंगली मुनी सर, यहाँ पर बात ये हो रही है कि यूक्रेन का ये कहना है कि हमने अपना एक होम ग्रोन लॉन्ग रेंज वेपन बना लिया है साहब, पेलिंचिया, अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, और ये अर्जेंट नेसेसिटी पे बनाया है, और इससे हम लोग हमला कर रहे हैं, और हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले करने के लिए अलाइज की परमिशन की भी जरूरत नहीं है, अब तो हम ऐसे ही हमले करते रहेंगे। तो ये जो रवैया है यूक्रेन का, जैसा आप कह भी रहे थे कि बिना वेस्टर्न अलाइज के परमिशन के यूक्रेन पर भी नहीं हिलाएगा, लेकिन यूक्रेन का बयान ये बता रहा है कि उसको अब अलाइज की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर अब निर्भरता के साथ हमले कर रहा है। नहीं, ये यूक्रेन की लफाजी है, इस रेटोरिक्स है। लेकिन अभी कुछ पिछले महीने ही मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट बाइडेन ने सैंक्शन किया है बहुत सारा असिस्टेंस यूक्रेन के लिए, और ये भी डिसाइड किया है कि उनको जो जो ड्रोन्स जिस ढंग के जा रहे हैं तो वो उनको दिए जाए, और यूरोप के कुछ कंट्रीज कम से कम उसको सपोर्ट करने के लिए हैं, नाटो भी उसको सपोर्ट करने के लिए है। उसके बिना यूक्रेन का हौसला नहीं बढ़ता। मैं आपको कोई कुछ महीने पहले, 1 साल पहले ले जाता हूं, जब एक वक्त ऐसा आया था कि यूक्रेन बात करने को तैयार था रूस के साथ में, और फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद से उनसे बात नहीं करने दी उनको। तो ये देखिए, अगर आप इस वॉर को समझना चाहते हैं तो उसमें जो एलिफेंट इन द रूम है वो यूएस और नेटो है। अगर उसको हम नहीं समझेंगे तो रूस के रवैये को नहीं समझ सकते हैं, और ना यूक्रेन का जो एफर्ट है उसको हम समझ सकते हैं। उनके बिना यूक्रेन के पास अपनी कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो रूस जैसी शक्ति के साथ मुकाबला कर सके। एब्सोल्युटली सर। सुवर्ण सर, अब सवाल ये है कि अब आगे किस तरफ ये युद्ध जा रहा है? अब यहाँ से कुछ नया मोर्चा खुलता हुआ दिखाई देगा, या ये अब इतना एस्केलेशन हो जाएगा कि जितना एक युद्ध को खत्म करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए जो एस्केलेशन, क्या ये उस तरफ जा रहा है या फिर उलझ जाएगा? मुझे लगता है 6 अगस्त से पहले तक ज्यादातर विश्लेषण ये कहना शुरू हो गए थे कि कुछ हद तक एक तरह से थकावट नजर आ रही है, दोनों तरफ से फटीग नजर आ रही है, और उसके चलते कुछ बातचीत भी शुरू हुई थी कि किस तरह से आपस में
कोई बात को सुलझाया जा सकता है। उसको उसमें ये भी विश्लेषण था कि इतनी ज्यादा कीमत है दोनों को इस युद्ध से लेकर। जैसे रूस को माना जा रहा है कि $500 मिलियन से लेकर $1 बिलियन रोज का खर्चा उसको झेलना पड़ रहा है। तो उसकी यदि जीडीपी आप देखें कि करीब 2.1 ट्रिलियन डॉलर है, और उसी तरह से यूक्रेन की कम से कम 200 के आसपास बिलियन डॉलर है, तो कितनी देर तक वो युद्ध चला सकते हैं और कितना कर्ज अब तक चढ़ चुका है यूक्रेन के ऊपर, ये सब चीजें सोचकर, और कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग जान गंवा चुके हैं, उसके अलग अलग एस्टिमेट, यहां तक के 500,000 तक उनके एस्टिमेट जा रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की कहते हैं कि 31,000 सैनिक उनके मरे हैं, और वो कहते हैं कि रूस के ज्यादा मरे हैं। अलग अलग है, पर यह बात हो रही थी कि इतने सैनिक और इतने सिविलियन मौत के घाट उतर चुके हैं, हताहत हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, खर्चा बहुत है। तो एक थकावट की बात हो रही थी, और पूरे उनके जो समर्थन करने वाले देश हैं उनकी तरफ भी इशारा हो रहा था कि जैसे जो पड़ोसी देश पोलैंड जैसे है, उसके रवैये में बहुत फर्क आया है। शुरू में 1 मिलियन से ज्यादा रिफ्यूजी उन्होंने यूक्रेन के एक्सेप्ट किए बिना कोई कागज देखे। अब वहां से भी जिस तरह से बयान आते हैं, वो थोड़ा सा कॉशन उसमें नजर आता है। हमने यूएस कांग्रेस में देखा कि वो उतना ज्यादा बजट नहीं उसके लिए देना चाहते, पर ये सब जो सोच थी ये 6 अगस्त से पहले की सोच है। और उसके बाद जो हालात बदले हैं जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें कोई भी दोनों तरफ से इस वक्त तैयार नहीं है कि कोई भी बातचीत से इसका हल निकाला जा सकता है। दोनों तरफ से बात को बढ़ाने की कोशिश इस वक्त नजर आ रही है, यानी कि बात आगे बढ़ती हुई ही नजर आएगी। मुनी सर कुछ कहना चाह रहे हैं क्विकली सर? मैं ये कह रहा था कि देखिए, जहां एक तरफ उन्होंने ड्रोन से ह्यूमैनिटेरियन अटैक किया, एक तरह से जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग थी, दूसरी तरफ से यूक्रेन कह रहा है कि पीस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए और किसी ग्लोबल साउथ कंट्री में होनी चाहिए। हिंदुस्तान से कहा कि आप भी इसके लिए अगुवाई कीजिए। तो ये वो लड़ाई खत्म करने की नीयत से नहीं कहा है उन्होंने। अच्छा। उन्होंने अपने सपोर्ट को, इंटरनेशनल सपोर्ट को मोबिलाइजेशन करने के लिए कहा है। ऑलराइट तो सर। जो नियत है उसके पीछे, और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि यूक्रेन अपने आप में इतनी हिम्मत नहीं कर सकता जब तक कि उसको उसके जो समर्थक देश हैं उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिले, राइट सर। और ये आश्वासन नहीं हो कि कहीं ना कहीं हम इनके इंटरनेशनल सपोर्ट को आपके पीछे रखेंगे। ऑलराइट सर, तो ये वो आयाम है इस पूरे मसले के पीछे जिस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की। शुक्रिया मुनी सर वक्त निकालने के लिए। स्वर्ण सिंह सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए।